हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही अच्छा कोट है, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। और जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे एस्पिरेंट्स हैं या जो अदर वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करोगे कि व्हेन यू हैव स्टार्टेड दिस जर्नी, ठीक है, आज से लेट्स से आपने 3-4 महीने पहले आपने तैयारी चालू की होगी। सो उस टाइम जो आपका लेवल था, जो आपकी नॉलेज थी एंड और आज का जो वक्त है, ये आपको खुद फील हुआ होगा अगर आप कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हो। थोड़ा थोड़ा हर दिन आप कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज योर नॉलेज डे बाई डे। देन यू मस्ट बी फीलिंग दैट हाँ, जो मैं इस पोजीशन में था आज वहाँ पे नहीं हूँ, आज मैं बेहतर पोजीशन पे हूँ। और यही चीज़ सिग्निफाई करती है कि अगर आप हर डे को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा तो अचीव मत करने की कोशिश करो, लेकिन हाँ, अगर मैं कुछ नया हर दिन सीख रहा हूँ सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, लेट्स से आज मैंने प्रेसिडेंट पढ़ा, कल मैंने लेट्स से वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया, तो मैं हर डे थोड़ी थोड़ी चीज़ें, नई चीज़ें सीख रहा हूँ। तो अगर आज से 6 महीने बाद आप जहाँ अपने आप को पाओगे, यू विल रियलाइज दैट यस, मैं एग्ज़ाम क्रैक करने के बहुत करीब आ चुका हूँ। और ये चीज़ें आपके टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, इन सब के नंबर्स में रिफ्लेक्ट होंगी। ओके, सो हमें यही ट्राई करना है कि अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे, हर दिन कुछ हमें एक नई चीज़ ज़रूर सीखनी है, याद करनी है या पढ़ाई करना है। ठीक है, ऑलराइट। और ये चीज़ें अगर आपने नेक्स्ट 365 डेज तक करी तो डेफिनेटली आप सक्सीड करोगे। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का हमारा वीकली करंट अफेयर्स। सो टॉपिक्स देख लेते हैं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो मेंस एनालिसिस में हम सबसे पहले बात करेंगे क्लाइमेट चेंज एंड एल नीनो, राइट। सेकेंड वन इज फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन। अगेन दोनों टॉपिक आपके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। पहला है कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से एल नीनो और उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, एल नीनो क्या होता है, लानीना क्या होता है, ये हम इन चीज़ों को देखेंगे। सेकेंड में हम बात करेंगे कैसे फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन की वजह से क्लाइमेट इफेक्ट हो रहा है और क्यों हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना है। देन कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स हम देखेंगे। नॉर्दर्न मोस्ट लैंड पाया गया है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। बहुत ही डिफिकल्ट सा नाम है, याद करने की कोशिश भी करना आप लोग। ओके, देन दुगोंग के बारे में देखेंगे, दुगोंग सी काउ जिसे बोला जाता है। देन विल सी अबाउट द सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, क्या इशू है, सुबनसिरी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर इसी पे बेस्ड हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो ये 2 एमसीक्यू रहेंगे आपके लिए एंड एक मेंस का क्वेश्चन। क्लियर, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले मेंस के टॉपिक से, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, सदर्न ऑक्सीलेशन क्या होता है। सदर्न ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन मतलब कोई चीज ऑब्वियसली ऐसे मूव कर रही होगी जैसे पेंडुलम मूव करता है, ठीक है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन मूव कर रही होगी। सो सदर्न ऑक्सीलेशन बेसिकली जो आपकी सरफेस वेव्स हैं, सरफेस करंट्स है, उसका वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड मूव करना है, उसको हम सदर्न ऑक्सीलेशन बोलते हैं। और ये वेस्ट कब मूव करेंगी, ईस्ट कब मूव करेंगी, ड्यूरिंग एल नीनो एंड लानीना। ओके, तो चलो बेसिकली एक रिसर्च हुई थी दैट कि क्लाइमेट चेंज कैन कॉज एक्सट्रीम एंड फ्रीक्वेंट एल नीनो एंड लानीना, राइट। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, वो एक्सट्रीम और फ्रीक्वेंट एल नीनो और लानीना के इवेंट्स कॉज कर सकता है। आप सभी को पता है कि जो एल नीनो होता है, अभी मैं उसकी पूरे मैकेनिज्म को भी बताऊंगा, और ये जो एल नीनो और लानीना हमने ज्योग्राफी के कोर्स में बहुत अच्छे से इन डिटेल की है, तो यहाँ पे तो उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट आपको ब्रॉडली मैं बता दूंगा कि ये होता क्या है। ठीक है, सो एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, उसमें ये पाया गया। स्टडी कैसे कंडक्ट की गई थी, साउथ कोरिया के एक फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसके थ्रू। अब ये जो फैक्ट है, इसको कभी याद मत करना, ठीक है। ये मैं क्यों चीज़ें बताता हूँ आपको, ताकि कभी भी आप आंसर राइटिंग करो तो ऐसे इस रिपोर्ट्स को कोट कर सको, राइट। सो उस स्टडी में पाया क्या गया था। फर्स्ट थिंग इज इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कैन कॉज वीकनिंग ऑफ एनसो, ऑलराइट। सो जो एनसो क्या होता है, एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन, तो हमारे जो सी सरफेस का टेम्परेचर है ना, वो चेंज होते रहता है, राइट। और बता रहे हैं कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा, ये जो फिनोमिना है इट विल गेट वीकन।
और अगर ये वीकेंड होगा देन इट कैन बी वेरी कैटास्ट्रोफिक, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। अब देखो ये था आपका पहला पॉइंट। सेकंड है फ्यूचर एल नीनो इवेंट्स विल लूज हीट टू द एटमॉस्फेयर मोर क्विकली ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ये तो सबको ही पता है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, अगेन बढ़ेगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और ज़्यादा हीट वो रिलीज करेगा, अगेन इट विल कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो ये कुछ फाइंडिंग्स आपकी मिली थी रिपोर्ट की। मतलब बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि एल नीनो और लानिना वाले इवेंट और एक्सट्रीम होने लगेंगे और जल्दी जल्दी होने लगेंगे, ठीक है। इसमें हम वापस आएंगे, पहले आप समझो कि एल नीनो और लानिना होता क्या है, राइट। तो एल नीनो और लानिना ना आपकी ये स्पेशल केसेस हैं, नॉर्मल केसेस नहीं है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं नॉर्मल केस के बारे में, राइट, कि नॉर्मल सिचुएशन में या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है। तो हमको फोकस करना है आपका ये पैसिफिक ओशन में, और खासकर सदर्न पैसिफिक ओशन में, इस रीजन में आपको फोकस करना है। तो जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें क्या होता है, यहां से आपकी ट्रेड विंड्स मूव करती हैं ऐसे, ठीक है। ट्रेड विंड्स मूव करनी है और ये क्या करेंगी, सरफेस का जो वाटर है वार्म वाटर उसको आपका टूवर्ड्स ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यहां पे ये इसको एक्यूमुलेट कर देगी, ऑलराइट। और जहां पे गर्म पानी एक्यूमुलेट हो रहा है यहां पे एक लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, विंड विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस लो प्रेशर, और यहां से क्या होगा, इट विल राइज, विंड विल कन्वर्ज एंड राइज, और यहां पे जाके ये क्लाउड फॉर्मेशन कर देती है, और इस वजह से हमारे यहां बारिश होती है। आपका इंडिया वगैरह में भी यहाँ पे वॉकर सेल एक बन जाता है, यहाँ पे ऐसे आएगी और यहाँ पे डाइवर्ज करेगी टुवर्ड साउथ अमेरिका, तो एक ये वॉकर सेल बन जाएगा। क्लियर, कैसा सेल बन रहा है, लाइक दिस, ओके। तो एक ऐसा वॉकर सेल बन जाता है, ये नॉर्मल सिचुएशन होती है। एल नीनो की सिचुएशन में क्या होता है, ये जो ट्रेड विंड्स आपकी मूव कर रही हैं ये वीक हो जाती हैं, ओके। ये जब वीक हो जाती हैं एंड जब यहां पानी अगर आपका यहां पे पाइल अप ये विंड कर रही थी, पाइल कर दी, यहां से मूव करके ला रही है और यहां पे पाइल अप कर दी है, जब ये विंड वीक हो जाएंगी तो क्या होगा, ये जो पाइल्ड अप वाटर है इट विल मूव बैक। तो देखो एल नीनो की सिचुएशन जो सेकंड सिचुएशन है, इसमें जैसे ही विंड वीक हुई तो ये जो पूरा पानी जो है पाइल अप था ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगा टूवर्ड साउथ अमेरिका, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, पेरू के पास, ऑलराइट। तो यहां पे क्या होगा, अब लो प्रेशर बन जाएगा, ओके। और यहां पे फिर आपका विंड विल राइज, क्लाउड फॉर्मेशन, और यहां पे आपका क्या बन जाएगा, यहां पे एक हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो इस वजह से इंडिया और इस वाले एरिया में, दिस रीजन, यहां पे एक हाई प्रेशर बन जाता है, और इस वजह से हमारे इंडिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट लाइक सिचुएशन आ जाती है, सूखा पड़ने लगता है। और पेरू यहां पे आपका लो प्रेशर बन जाता है तो बहुत ज्यादा बारिश वगैरह होने लगती है, यहां पे फ्लड लाइक सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। तो ये एल नीनो वाला सिचुएशन होता है। क्लियर, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होती है, हमारे यहाँ पे बारिश हो रही थी, यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ था, और यहाँ पे पेरू में ये देख रहे हो ब्लू कलर हाई प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। सो ये सिचुएशन होती है। अब देखो ये तो हो गई एल नीनो, नॉर्मल ईयर एंड एल नीनो। ला नीना में क्या होता है, देखो ला नीना में जो नॉर्मल सिचुएशन है ये वाली सिचुएशन और इंटेंसिफाई हो जाती है, मतलब यहां पे जो लो प्रेशर बना है वो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इंडिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यहां पे फ्लड वाली सिचुएशन आ जाती है, इतना एक्सट्रीम हो जाता है, ठीक है। मतलब नॉर्मल ईयर को ज्यादा इंटेंसिफाई कर दो तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ला नीना इवेंट, मतलब हमारे यहाँ एक्सेस बारिश, बाढ़, ये सब चीजें आने लगती हैं, ठीक। तो ये आपका बेसिक हुआ ला नीना और एल नीनो के बारे में। और ये जो वाटर का मूवमेंट है नॉर्मल ईयर में ऐसे और एल नीनो में ऐसे, इसी को बोलते हैं ऑक्सीलेशन, सदर्न ऑक्सीलेशन, एंसो साइकिल, ठीक है। चलो, तो ये कुछ की फाइंडिंग्स आई थी रिपोर्ट में कि भाई फ्यूचर एल नीनो इवेंट्स विल लूज हीट टू द एटमॉस्फेयर मोर क्विकली। और भी चीजें बताई गई थी कि देयर विल बी रिड्यूस्ड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक। यहां पे ये आपका
ये आपका पैसिफिक ओशन हो गया, ये आपका ईस्टर्न, ये आपका वेस्टर्न पैसिफिक। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर जो डिफरेंस हो जाएगा वो आपका कम होने लगेगा, और जिसकी वजह से एंसो साइकिल रुक जाएगी, डेवलप होना बंद हो जाएगी। क्योंकि वो क्यों हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इधर से उधर मूव कर रहा है कि नहीं, तो ये चीज़ें वीक होने लगेंगी, एंड दिस कैन कॉज वेरियस डिसरप्शन। क्लियर। तो हमारे जो अच्छा सिचुएशन भी होता था वो, जैसे लानीना इवेंट अगर हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली थी बट हुई नहीं बारिश, तो हमारा इंडियन मानसून भी इफेक्ट होता है, राइट। तो ये की फाइंडिंग्स पाई गई। क्लियर। तो ये था आपका एल नीनो और लानीना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट। प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए, सेकंड जो था आपका, दैट वाज फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो बेसिकली अगेन एक रिपोर्ट और स्टडी की गई थी जिसमें पाया गया कि दैट ग्लोबल फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन नीड्स टू गो डाउन टू कीप ग्लोबल वार्मिंग बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस है, ये एक बेंचमार्क बना दिया गया है। किसने बनाया, आईपीसीसी की जो रिपोर्ट थी उसने बोला कि अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ऊपर हो गया, देन देयर विल बी वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम इवेंट्स, बहुत ज़्यादा बाढ़, बहुत ज़्यादा सूखा, सब चीज़ें हो सकती हैं। और यही टारगेट फिक्स किया गया था पेरिस का क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 में, कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर हमें उससे बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस रखना है। ठीक है, तो इसकी कुछ की फाइंडिंग्स थी, देख लेते हैं रिपोर्ट्स की। कि पहला चीज़ था कि जो ग्लोबल ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन है, दे हैव उसको डिक्लाइन होना पड़ेगा कितना, बाई 3% अंटिल 2050, तभी हम पेरिस वाला जो टारगेट है अचीव कर पाएंगे। ओके, और ये भी बताया गया कि अभी जो प्लान्ड और ऑपरेशनल फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट हैं, ये टारगेट को मीट नहीं करने देंगे हमको। तो ये कुछ फाइंडिंग्स थी, इसके डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये एज अ डेटा आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने 1.5 डिग्री है बाई पेरिस एग्रीमेंट, इसको आपने नोट कर लिया, राइट। फॉसिल फ्यूल का जो द रिक्वायर्ड अनएक्सट्रैक्टेड रिजर्व नीड टू बी 58% फॉर ऑयल, और ये सब चीज़ें अब इतना आप डिटेल याद नहीं कर पाओगे, आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन को कम होना पड़ेगा इफ़ वी वांट टू अचीव द टारगेट ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट विच इज़ 1.5 डिग्री सेल्सियस। इस डेटा को आप याद कर लो। ओके, कुछ फाइंडिंग में भी पता चला कि कुछ जो रीजन्स हैं वर्ल्ड के, दे हैव ऑलरेडी रीच देयर पीक फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन, और अगर उसमें कुछ और बढ़ावा किया गया, सो इट विल इंक्रीज द एमिशंस, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमको रोकनी है। अब देखो इसी वजह से क्या हो रहा है, लेट्स से अगर यूएस वगैरह ने अपने जो एक्स्ट्रा रिजर्व्स हैं, ठीक है, अगर मैं मैप दिखाऊं आपको, ये जैसे अगर मान के चलो यूएसए वगैरह इनके अपने रिजर्व्स इन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिए पूरे, अब इन पे ज़्यादा नहीं है, अब इनको एक्सट्रैक्ट और करना है, तो ये क्या करेंगे, अब इनकी एक लिमिट है भाई, इससे ज़्यादा हम एमिशन नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल बोलता है भाई एक लिमिट रहता है, आप इससे ज़्यादा नहीं करोगे। अगर इनको यहाँ पे करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, इंडिया या फिर ऐसे जगह जाके इनको ऑफसेट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कार्बन ऑफसेटिंग। ये मैंने कई बार आपको बताया भी है, एनवायरनमेंट की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया भी है, ठीक है। तब इनको कुछ क्रेडिट मिल जाएगा कि भाई हमको इतना क्रेडिट मिल गया है कार्बन एमिशन का, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। बट इनको इंडिया या अदर देश में आके उसको रोकना भी होगा। अब कैसे रोकेंगे, यहाँ जाके ये भी कोयला तो नहीं खोद सकते, पेट्रोल तो नहीं निकाल सकते, तो ये क्या करेंगे, ये इंडिया जाके रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट सेटअप कर दिए, सोलर प्लांट, ठीक है। मतलब हम जितना यहाँ पे इंक्रीज करने हैं एमिशन, इंडिया वगैरह में जाके यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे, तो बात बराबर हो जाएगी। तो ऐसा वो क्योटो का मानना है। ऑलराइट, तो ये चीज थी। अब बताओ व्हाई देयर इज अ नीड टू लिमिट दिस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। देखो इसके दो रीजन है। फर्स्ट वन इज ग्लोबल कॉस्ट ऑफ एयर पोल्यूशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इज वेरी हाई। लगभग 2.9 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर या फिर 8.8 बिलियन डॉलर पर डे, ये हमको कॉस्ट पड़ता है एयर पोल्यूशन की वजह से।
ठीक है, और लगभग ये किसके बराबर है, 3.3% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। अब ये डेटा आप यूज कर सकते हो कि भाई द ग्लोबल कॉस्ट ऑफ एयर पोल्यूशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इज अराउंड 3.3% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, राइट। तो इस टाइप के आप डेटा अपने यूज कर सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो, ताकि कभी भी आपको आंसर लिखना है तो इजिली आप लिख पाओ। इंडिया में कितना है, इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बियर 150 बिलियन फ्रॉम एयर पोल्यूशन। ये इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आप नोट डाउन करके रखना, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपके आंसर पे, ठीक है। तो भाई अब देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्यों नहीं हम कम कर पा रहे हैं। तो देखो पहला देखो क्या चीज़ है कि एज ऑफ नाउ ह्यूमन एक्टिविटीज हैव ऑलरेडी कॉज ग्लोबल टेम्परेचर टू राइज बाय अबाउट 1 डिग्री। 1950 राइट, और 1900 वाला जो आपका 1900 टू 1950 वाला जो पीरियड था, उससे हम ऑलरेडी 1 डिग्री अबव हैं। तो अगर हम थोड़ा भी किए तो हम 1.5 पार कर जाएंगे, ठीक है। करेंटली कंट्रीज एमिशन टारगेट आर नॉट इन लाइन विथ 1.5 डिग्री। भाई कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। यूएस तो अभी पेरिस एग्रीमेंट से बाहर ही, पीछे ही हो गई थी, ठीक है। तो ये तो चलो कुछ इंटरनेशनल इश्यूज हैं, मतलब अब हम उस टारगेट को अचीव करने में अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी पॉजिटिव नहीं है, राइट। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। इंडिया क्या कर सकती है, इंडिया नीड ऑफ द और व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, या हमें अभी क्या करना चाहिए। पहला है रिड्यूस एम्फेसिस ऑन डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन। हमें इंडिया में इस टाइप के एक्सप्लोरेशन को रिड्यूस करना है, हम चाहे तो बाहर से मंगवाएं, इंडिया में ये चीज़ें हमको नहीं करनी है ज़्यादा, ऐसा मतलब आर्टिकल में मेंशन था। बट देखो इससे क्या होगा, अगर हम बाहर से फॉसिल फ्यूल्स वगैरह मंगवाएंगे तो हमारा 4x रिजर्व इट विल गेट इम्पैक्ट, इकोनॉमिकली हमको थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा। तभी बोला जाता है इकोनॉमी एंड इकोलॉजी, इसके बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना, इसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कैसा होता है, इस टाइप से रहता है, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, ये तीनों जब एकदम बैलेंस में रहेंगी, दिस इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूज दीज काइंड ऑफ डायग्राम्स इन योर आंसर, ओके। देन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसिंग फील्ड्स, ठीक है। जो फील्ड्स में हम जहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लोर करें उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, एफिशिएंसी बढ़ाएं, जिससे हमारा ना कम में ज़्यादा हम चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर पाएं। तो उसके लिए क्या ज़रूरत होगी, अच्छी टेक्नोलॉजी, उस पर फोकस किया जाए, राइट। देन इंक्रीज स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, भाई हमको अपने कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ेंगे कि आने वाले टाइम में मान के चलो कहीं पे ख़त्म हो गया तो हमको ऑलरेडी अपने खुद के रिजर्व्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सेविंग्स जो बोलते हैं ना, जैसे आपके पास आप पैसा कमा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो कुछ सेविंग भी करते हो ना, ताकि आगे आने वाले टाइम में रिटायरमेंट में आप इसको यूज़ कर पाओ। तो वही चीज़ है, यहाँ भी हमको स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने होंगे। तो इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं, ऐसे विशाखापट्टनम में हम बनाया है हमने पेट्रोलियम का, विशाखापट्टनम हो गया, पद्दूर हो गया, यहाँ पे हमने बना रहे हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, ऑलराइट। फिर और भी कुछ मीडियम है, अवॉइड सिलोड थिंकिंग, हमको थोड़ा ब्रॉड सोचना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, ठीक है। हमको रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना पड़ेगा, राइट। तो इसी के लिए जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, इन सब चीज़ों को हम बढ़ावा दे रहे हैं, क्लियर। सो ये सारी चीज़ें, यहाँ पे एक बहुत अच्छा इमेज है, इसको आप देख सकते हो कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें हमने करने का प्लान किया है, राइट। सो दिस वाज द फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन थिंग। मूविंग ऑन, कुछ देखते हैं प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स क्या क्या आए हैं हमारे इस बार। फर्स्ट वन इज केकरतक एवनार्लिक, वेरी डिफिकल्ट वर्ड। अब देखो ये है क्या, बस इतना ध्यान दो, इट इज अ टाइनी अनइनहैबिटेड अननोन आइलैंड डिस्कवर्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड। ये एक आइलैंड ऐसा ये डिस्कवर किया गया है ग्रीनलैंड के नॉर्थ साइड में, एंड इट हैज नाउ बिकम द नॉर्दर्न मोस्ट पीस ऑफ लैंड ऑन अर्थ। नाउ अगर वर्ल्ड में अगर बात करूं तो वर्ल्ड में इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पीस ऑफ लैंड जो डिस्कवर किया गया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, लगभग 60x30 मीटर्स का ये है, 60x30, राइट, ग्रीनलैंड के पास है। और इससे पहले जो नॉर्दर्न मोस्ट लैंड था वो था आपका उडाक, बट अब ये चेंज हो गया है, ये बन गया है केकरतक एवनार्लिक। बस इतना ध्यान रखो, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है आपको, ओके। तो याद रखना, और ग्रीनलैंड आपको पता है, ठीक है। ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ डेनमार्क, ये याद रखना,
ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ डेनमार्क। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना, ये वर्ड याद रखना, नॉर्दर्न मोस्ट पीस ऑफ लैंड ऑन अर्थ, रिमेंबर दिस थिंग। मूविंग ऑन, इंडियाज फर्स्ट दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ बनाया गया है? दुगोंग देखो, ये ब्यूटीफुल क्यूट सब जानवर, बट काफ़ी अगर मैं प्रोटेक्शन वाइज देखूँ तो आईयूसीएन स्टेटस इसका वल्नरेबल है। ओके, आईयूसीएन स्टेटस इज वल्नरेबल, और इसका जो नया कंजर्वेशन रिजर्व है इंडिया का पहला, ये तमिलनाडु में बनाया गया है। ठीक है, पाक स्ट्रेट, पाक बे है ना जो आपके, जैसे दिस इज इंडिया, यहाँ पे बनाया जा रहा है बिकॉज ये मरीन एनिमल है, समुंदर के अंदर ही रहता है। ठीक, आईयूसीएन स्टेटस इज वल्नरेबल एंड दिस इज द स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 फैक्ट आप ऐसे याद कर लो। दुगोंग बना लिया आपने, आईयूसीएन वल्नरेबल, स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान, एंड थर्ड वन इज कंजर्वेशन रिजर्व का पहला तमिलनाडु में बनाया गया। दैट्स इट। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज, ये ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, पूरा सारी चीज़ें आपने पढ़ी, अब इसको आपको थोड़े से एक पेज में। अच्छा, बहुत बच्चों ने ये भी इशू क्रिएट किया, मतलब उनका है कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि जब भी आप नोट्स बनाओ वो आपको देख के ऐसा लगेगा कि उसको आप 2 दिन में रिवाइज कर सकते हो। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरा पूरा ऐसे ऐसे लिख लिख के अलग अलग पेजेस यूज़ कर रहे हैं, बट हमको क्या करना है, हमको छोटा करना है चीज़ें, कम पेजेस में बहुत सारी चीज़ें हमको मेंशन करी। तो ड्रॉ कॉलम, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखो, 1 दिस पेयर, ऐसे कर करके तो आपका एक पेज में आराम से 1 दिन का करंट अफेयर्स का कवर हो जाएगा। ठीक, और केवल की पॉइंट्स लिखा करो। राइट, नेक्स्ट है आपका सुबनश्री हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो बेसिकली इसको एक इशू ये आ रहा था इसमें कि काफ़ी लोग वहाँ के रेजिस्ट कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट ना बनाया जाए। ठीक है, एंटी डैम मूवमेंट चल रहा है वहाँ पे, ऑलराइट, अरुणाचल में। रीज़न क्या है, बताया जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट है, पहले तो देखो सुबनश्री रिवर है कहाँ, लेट्स से दिस इज, ये आपकी मेन ब्रह्मपुत्रा है, तो ये देखो सुबनश्री रिवर यहाँ से आके इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सुबनश्री। ओके, तो इस पर यहाँ पे डैम वगैरह बनाया जा रहा है, तो लोग इसको मना कर रहे हैं कि भाई मत बनाओ, एक एंटी डैम मूवमेंट चल रहा है। रीज़न, बिकॉज जो अरुणाचल वाला एरिया है ये आपका सीस्मिक जोन में आता है। सीस्मिक जोन मतलब अर्थक्वेक प्रोन जोन है। ठीक है, ऑलराइट, और बताया जा रहा है कि जो डैम है इट हैज नॉट फॉलोड द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस गाइडलाइंस, और बोल रहा है कि थोड़ा सा भी अर्थक्वेक है पूरा डैम टूट सकता है। ओके, और जो वाटर फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि आप डैम बना रहे हो मतलब आप पानी को रोक रहे हो, तो जो डाउनस्ट्रीम इकोलॉजी है, जो आपका बायोडाइवर्सिटी, इट विल गेट सीवियरली अफेक्टेड, क्योंकि जो अरुणाचल वाला रीजन है थोड़ा आपका वैसे ही ये काफ़ी डेलिकेट है, थोड़ी भी चेंजेस होती है काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सो सुबनश्री हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है आपका सुबनश्री रिवर पे है, तो इट इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, रिमेंबर दिस थिंग। यूपीएससी 2017 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, 1 2 3 4 दिया था। ओके, तो ये डायग्राम आप देख लेना, इसमें और भी आपके रिवर्स बनी हुई है। ठीक है, दिहिंग रिवर हो गई, यहाँ से लोहित हो गई, सुबनश्री हो गई, ठीक है, दिसोई है, जोरहट है, राइट, तो ये सब आप याद रखिएगा। क्लियर, चलिए, और ये जो प्रोजेक्ट है बना रहा है आपका नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, एनएचपीसी बोलते हैं, ये इसको बना रहा है। ओके, और ये चीज याद रखना, सुबनश्री इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। क्लियर, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपको याद रखने हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीक। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर जो हमने प्रैक्टिस करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल नीनो। पहला है, ड्यूरिंग एल नीनो द सेंट्रल एंड द वेस्टर्न पैसिफिक रीजन्स वार्म अप, एंड सेकेंड है, इट हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इंडियन मानसून। देख लेते हैं एल नीनो की सिचुएशन में, इसमें बोला गया है सेंट्रल एंड वेस्टर्न पैसिफिक रीजन वार्म अप, तो हमने देखा कि कौन सा रीजन वार्म हो रहा है, सेंट्रल
एल नीनो वाला केस देखो, तो ये देखो सेंट्रल वाला पैसिफिक वार्म हो रहा है एंड ईस्टर्न पैसिफिक, वेस्टर्न तो आपका ठंडा रहता है क्योंकि यहां से पानी सरफेस करंट गर्म इधर साइड मूव कर रहा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और जो एल नीनो का इंपैक्ट होता है इंडियन मॉनसून में, इट इज नेगेटिव इंपैक्ट, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो नन ऑफ द अबव आर सॉरी, इसमें पूछा आपसे पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है। सो बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। केकरतक एवनार्लेक, वेरी डिफिकल्ट वर्ड, रिसेंटली सीन इन न्यूज इज, क्या चीज है ये? न्यू स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट, ओल्डेस्ट फंगाई, नॉर्दर्न मोस्ट लैंड और एन एक्सटिंक्ट फिश। सो करेक्ट आंसर इज, जैसे हमने बात की, द नॉर्दर्न मोस्ट लैंड, पीस ऑफ लैंड विच इज सिचुएटेड इन ग्रीनलैंड। ओके, सो ये आपका 2 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया। चलो अब देखते हैं मेंस का क्वेश्चन, जो कि आप लोग मुझे लिख के दिखाओगे। बहुत कम बच्चे इसको मुझे शो कर रहे हैं, मैं सबके आंसर चेक कर रहा हूँ। डेफिनेटली मैं आपको रिवर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आई एम चेकिंग जो भी बच्चे टेलीग्राम पे मुझे भेज रहे हैं। राइट, सो द एरा ऑफ फॉसिल फ्यूल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज नाउ कमिंग टू एन एंड। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द इश्यूज एसोसिएटेड विद फॉसिल फ्यूल्स एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू टैकल इट। तो देखो, जो पहले स्टेटमेंट है ना, इसको पहले हमको जस्टिफाई करना है। तो हम बताएंगे कि भाई फॉसिल फ्यूल की वजह से क्यों कितना पोल्यूशन हो रहा है। ओके, फर्स्ट डिस्क्राइब कि फॉसिल फ्यूल की वजह से क्यों आपका पोल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, आप डेटा दे दो, उससे कितना % ऑफ जीडीपी लग रहा है। फिर आप बताइए कि कैसे ये कम हो रहा है। तो आप बताओ कि जो पेरिस एग्रीमेंट में हमने डिसाइड किया, नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है कि आने वाले टाइम में अराउंड 40% विल बी मेकिंग थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस वजह से दिस इज शोइंग दैट एरा ऑफ फॉसिल फ्यूल इज कमिंग टू एन एंड। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। ये आपने 1-2 लाइन में बता दिया। ठीक, नाउ अब डिस्कस इश्यूज क्या क्या हैं फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड। तो बताओ, एयर पोल्यूशन होता है, इतना कॉस्ट कर रहा है जीडीपी से, प्लस रिस्की होता है बिजनेस। आप बता सकते हो बॉम्बे हाई में जैसे आपके काफ़ी एक्सीडेंट्स वगैरह हुए ऑयल एक्सट्रैक्शन वगैरह में। ठीक, प्लस हमारा फोरेक्स वगैरह है। तो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज आप ऐसे करके बताइए, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजिकल, इस टाइप से आप इशू करके बता दीजिए। नाउ स्टेप्स टू टैकल इट, क्या क्या स्टेप्स हम ले रहे हैं तो बताइए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, फिर आपके हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए हम गवर्नमेंट काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस कर रही है, राइट, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए लिथियम आयन बैटरी, ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, करंट अफेयर्स वाली चीज़ें। एंड विथ अ कंक्लूजन कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं, देन वी हैव टू यूज़ न्यू एंड ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें आप हाइड्रोजन का भी बता सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह, राइट, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स वगैरह हम बना रहे हैं। तो ये सब आप स्टेप्स मेंशन करके अपना आंसर यहाँ पे रैप अप कर सकते हैं। ओके, सो हमने इसमें डेटा भी यूज़ किया, करंट अफेयर्स वाली चीज़ें भी यूज़ की, हमने बॉडी और क्वेश्चन के सब पार्ट्स को भी एड्रेस किया। देखो, पहला पार्ट तो आपको इसको जस्टिफाई करना है, फर्स्ट पार्ट इज दिस। सेकेंड है इश्यूज को डिस्कस करना है आपको, एंड थर्ड वन इज आपको बताना है स्टेप्स टू टैकल। तो 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, जो बच्चा तीनों को एड्रेस करेगा उसको नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक तो होता है एड्रेस करना क्वेश्चन को, एंड सेकंड वन इज एड्रेस के साथ साथ उसको एनरिच करना। एनरिच किससे कर रहे हैं हम? करंट अफेयर्स, केस स्टडीज, डेटा। तो ये जो करेगा उसको डेफिनेटली ही इज गोइंग टू गेट अ वेरी गुड मार्क। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीक। आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं। ओके, चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हैव अ ग्रेट डे, बाय। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इफ यू आर सीरियस फॉर यूपीएससी 2022 देन आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिलेगी, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।